जब तक राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी नहीं बोल रही थी, तब तक तो ममता बनर्जी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ममता बनर्जी को घर बुलाकर मिला करते थे। वो तस्वीर आपको याद है, ये वाली तस्वीर देखिए, मास्क लगाकर। कोविड का संकट काल उस वक्त पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन इतनी आत्मीयता थी कि सोनिया गांधी खुद खड़ी हो गई थी दरवाजे पर, राहुल गांधी खड़े हो गए थे हाथ जोड़कर ममता बनर्जी से मिलने के लिए। अब अंदर मीटिंग ठीक नहीं हुई तो अलग बात है कि उसके बाद जाते वक्त कोई बाहर छोड़ने नहीं आया। उससे पहले ये 2017 वगैरह की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी बाहर तक ममता बनर्जी को छोड़ने आते थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगी तो वो कांग्रेस की नजर में मोदी की पार्टनर हो गई। हाल ही में राहुल गांधी पर ममता बनर्जी ने कुछ बातें कही तो वो बातें कांग्रेस को इतनी बुरी लग गई कि कांग्रेस ने यह कह दिया कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच राहुल गांधी को बदनाम करने की डील हुई है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच। ममता बनर्जी अलग सपना देख रही हैं पीएम बनने का, लेकिन कांग्रेस ने अब ममता बनर्जी को भी नरेंद्र मोदी के साथ डील करवा दी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये जब कांग्रेस पार्टी कह रही है तो वो कैसे खुद को एक्सपोज कर रही है। लेकिन पहले अधीर रंजन चौधरी को सुनिए। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उसे अभी भी तबाह किया जाना बाकी है और इसके लिए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ने कोई डील की है, क्योंकि अकेले अकेले तो नहीं हो पा रहा होगा। संसद में घटकर 50 सीट पर रह गए हैं, देश में गिनकर 2-3 राज्यों में रह गए हैं, हर जगह हार जाते हैं और इनको लगता है अभी भी कांग्रेस को बर्बाद किया जाना बाकी है। कांग्रेस इस बात से चिढ़ गई है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल क्यों उठा दिया। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में 2 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही, बीजेपी ऐसा अपने फायदे के लिए कर रही, बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को हीरो बना रही, बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी अगर नेता बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा, कोई खराब नहीं कहेगा। ममता बनर्जी ने उससे आगे भी जाकर कहा कि कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की इमेज चमकाने में लगी, उसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी भी राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस बीजेपी के सामने झुक गई है, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया था कि राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है। एक बार ममता बनर्जी का वो बयान भी सुन। আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পার্লামেন্টে একবার দেখো রাহুল গান্ধী সুবিধা করার জন্য কি নেতা দেখো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদির সবচেয়ে বড় পার্টি বললাম না, বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সবাই বলে। तो ममता बनर्जी कह रही है कि संसद जो नहीं चलने दे रही है कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी की इमेज चमकाने के लिए कर रही है। तो ये सब सुनकर ममता बनर्जी को कांग्रेस ये कह रही है कि वो बीजेपी से मिल गई हैं या मिली हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी को एक्सपोज करने के चक्कर में खुद राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही, क्योंकि हर जगह पर वो ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन जब राहुल गांधी पर सवाल होते हैं तो कांग्रेस के नेता दूसरों को बिका हुआ बता देते हैं, सेटिंग गेटिंग बता देते हैं। जिन ममता बनर्जी को आज कांग्रेस मोदी का पार्टनर बता रही है, ये वही ममता बनर्जी है जिनसे 2-3 साल पहले तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुलाकात करते थे, 2021 तक करते थे। तस्वीरों में आप देख लीजिए, पुरानी भी दिखा रहा हूं, लेटेस्ट भी दिखा रहा हूं। कुछ साल पहले तक जब भी ममता बनर्जी राजनीतिक मीटिंग्स और विपक्षी एकता के लिए दिल्ली आती थी तो गांधी परिवार से मिलने जरूर जाती थी। तब राहुल गांधी और कांग्रेस को यह नहीं लगता था कि ममता बनर्जी तो नरेंद्र मोदी की टीम से खेल रही हैं। अब अचानक ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की टीम में हो गई, कैसे? अब जैसे ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए तो ममता बनर्जी पर अटैक होने लग गए, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाने लगा। और यही काम
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी काफी दिनों से कर रहे हैं। हाल में नॉर्थ ईस्ट के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया था कि टीएमसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की साइलेंट पार्टनर है। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि क्या टीएमसी गोवा में सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ी? क्या ऐसा ही मेघालय में करने की कोशिश है? अब फिर से कांग्रेस ममता बनर्जी और टीएमसी को बुरा भला कह रही है, क्योंकि संसद में आजकल राहुल गांधी का मामला चल रहा है और ममता बनर्जी राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे ईडी को वो देने कि भाई जांच कराओ आप उसकी अडानी मामले की, तो टीएमसी नहीं गई। टीएमसी अपना महंगाई के मुद्दे पर वहीं पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रही थी, तो वो ये भी इन लोगों को बुरा लग गया। ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी को मुद्दा बनाने से बीजेपी का फायदा है, इसलिए वो खुद बार बार उनकी पार्टी के नेता भी राहुल गांधी पर नाम लेकर अटैक कर रहे हैं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने तो राहुल गांधी को नाकाम नेता बता दिया। कुणाल घोष ने कहा कि एक नेता के तौर पर राहुल गांधी बुरी तरह फेल हो गए हैं, वो 2 बार बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे, इसलिए दूसरी पार्टियां राहुल गांधी को नेता क्यों मानेंगी। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराने को लेकर गंभीर ही नहीं है। बॉस पॉइंट यह है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चाहे विदेशी धरती हो चाहे इंडिया हो, राहुल गांधी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है, उनका अगर आप पैटर्न देखेंगे वो हर बार यही चीज कर रहे हैं। आप इसको देखिए, ममता बनर्जी अगर साथ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई मोदी से डील हो गई। अगर ममता बनर्जी आरजी या कांग्रेस के साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है, तो मतलब आप नरेंद्र मोदी के साथ। इसी तरह से आप देखिए मीडिया, अगर मीडिया उनके मन की बात कर दे तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो मीडिया बिक गई है। इसी तरीके से न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका में उनकी मर्जी का फैसला आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो न्यायपालिका दबाव में है, यह बोल दिया जाएगा। चुनाव आयोग, अगर चुनाव खुद जीत गई कांग्रेस पार्टी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जीती तो गड़बड़ है। बॉस आप क्या कर क्या रहे हो? आप खुद को खुद एक्सपोज कर रहे हो जब आप ममता बनर्जी को एक्सपोज करने की बात कर रहे हो। सबको दिख रहा है कि ममता बनर्जी पूरी शिद्दत से लगी पड़ी हैं कि कैसे 2024 में पीएम की कुर्सी पर पहुंच जाएं, और चूंकि आपको लगता है कि उन्हें आपका साथ दे देना चाहिए और वो ऐसा नहीं कर रही, वो वैलिड पॉइंट उठा रही हैं कि आप एक आदमी की इमेज चमकाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो आपने उनको भी मोदी से डील करवा दिया। जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव और 40 विधानसभा चुनाव, ये क्या हुआ? ये हारी है कांग्रेस पार्टी। आपके नेतृत्व में आप हारे जा रहे हो, अपनी खुद की सीट तक आप हार जा रहे हो, आपको वायनाड जाके लड़ना पड़ रहा है, और आप कह रहे हो कि ममता बनर्जी बीजेपी से डील करके बैठी हुई है। और यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अगली बार आपको कहा जाए कि मीडिया बिक गई है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका दरअसल मतलब यह है कि मीडिया जो कह रही है वो फैक्ट है और इनको यह पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मीडिया बिक गई। अगली बार जब वो कहें कि न्यायपालिका दबाव में है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि न्यायपालिका बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह प्रेशर में है कि 2024 में हमारा क्या हो। अगली बार जब ये कहेंगे कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि गड़बड़ी किधर है। संसद में अटेंडेंस 50% और विदेश जाके बताएंगे कि बोलने नहीं मिलता है। ममता बनर्जी इस बात से डर गई कि कहीं 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ना हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा जो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। क्योंकि 2014 में एनडीए की सीटें 336 थी, 2019 में ये बढ़कर 353 हो गई, तो ममता बनर्जी टेंशन में है। ये तो फिर राहुल वर्सेस मोदी बनाने के चक्कर में, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी का ग्राफ और ऊपर जा रहा है। इसलिए विपक्ष में अब 2 सोच हो गई। एक है कांग्रेस की सोच, एक तरफ कांग्रेस की सोच जिसको लगता है कि 2024 जो है वो मोदी वर्सेस राहुल होगा,
उनको बनाना ही यही है कि मोदी वर्सेस राहुल। और जो दूसरे दलों की सोच है, दूसरे दल, उनकी सोच क्या है भाई? उनकी सोच यह है कि मोदी वर्सेस क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल, इसको बना दिया जाए, रीजनल पार्टीज को, क्योंकि उनको लगता है कि यही रीजनल पार्टीज नरेंद्र मोदी को अपने अपने यहां रोक लेंगी और उसके बाद सेंटर में जो है मिलजुल कर हम जो है सरकार बना लेंगे। लेकिन ये जो नाम है राहुल गांधी का, वो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, अगर हमने ये नहीं दिखाया कि भाई इनको ही पीएम बनाना है, तो बाद में फिर हमारा क्या होगा। लेकिन बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है, बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, दूसरी पार्टियां भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही, राहुल गांधी की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं। टीएमसी और कांग्रेस के बीच इस टकराव के बीच ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल में ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता गए और वहां यह कह दिया अखिलेश यादव ने कि रीजनल पार्टियां साथ आने की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस अपना देख ले। एक बार अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। वैसे टीएमसी और कांग्रेस के टकराव की एक और वजह भी, और यह वजह है सागर दिघी विधानसभा सीट। इस सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुआ और इस सीट को कांग्रेस ने टीएमसी से छीन लिया। यह जीत इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट बंगाल में मिली नहीं थी। इस चुनाव में लेफ्ट पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया था और इस चुनाव में, उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है, जो उपचुनाव हुआ बंगाल में, अभी बंगाल में हुआ है, उसका रिजल्ट आपको बता रहा हूं। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिले 87,667, 667 वोट मिले, और टीएमसी को वोट मिले 64,681। यानी जीत का अंतर जो है वो 22,986 वोट का था। इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीत गई, और वो कांग्रेस पार्टी जीत गई जो बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई विधानसभा चुनाव, वो उपचुनाव में टीएमसी को हराकर जीत गई। अब इस बात से ममता बनर्जी की टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है, जबकि 2021 का जो ये चुनाव था उसमें टीएमसी के उम्मीदवार को 95,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को 36,000, मतलब टीएमसी का उम्मीदवार 60,000 वोट से जीता था। लेकिन उपचुनाव में उल्टा हो गया, कांग्रेस का उम्मीदवार 22,000 वोट से जीत गया। ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव की सीट ज्यादातर सत्ता में रहने वाली पार्टी के पास जाती है, क्योंकि एक सीट पर बदलाव लाकर वोटर को कोई फायदा नहीं दिखता जब तक कि वो कोई राजनीतिक संदेश ना देना चाहता। इसलिए 2021 और 2022 में उपचुनाव जीतने वाली टीएमसी के लिए इस चुनाव के नतीजे अलर्ट करने वाले हैं, अलार्मिंग। लेकिन ममता बनर्जी की टीम और राहुल गांधी की टीम जिस तरह से लड़ रही, उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हंसी आ रही होगी, क्योंकि बहुत अरसे से इस देश में नरेंद्र मोदी के विरोधी नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे विपक्ष को एक किया जाए और नरेंद्र मोदी को हराया जाए। आपने देखा होगा कि कभी ममता बनर्जी किसी से मिलती हैं, कभी के चंद्रशेखर राव किसी से मिल रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से कोई मिल रहा है, कभी अखिलेश किसी से मिल रहे हैं। ये सब पिछले कुछ अरसे से बहुत हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ऐसा टेस्ट ले लिया कि सारी विपक्षी एकता की पोल पट्टी खुल गई। नरेंद्र मोदी ने जो टेस्ट लिया वो टेस्ट है राहुल गांधी के नाम पर। इससे विपक्ष बताने के लिए मजबूर हो गया कि कौन किसके साथ है, क्योंकि अभी तक विपक्ष ने यह कहकर सब रास्ते खोल रखे थे कि 2024 के लिए सब आपस में बैठकर बात कर लेंगे, विपक्ष एक साथ आ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा टेस्ट लिया जिससे पता चल गया कि विपक्ष का साथ आना नामुमकिन है। यह इस बार के संसद सत्र में बिल्कुल साफ दिख गया कि विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता।
कांग्रेस चाहती थी कि उसकी लीडरशिप में विपक्ष की पार्टियां सरकार का विरोध करें, लेकिन टीएमसी ने साफ मना कर दिया। उनका मुद्दा, उनका एजेंडा और उनका प्रदर्शन अलग होगा कह दिया। राहुल गांधी के मामले में कोई कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा। उधर सरकार लगातार दबाव बना रही है कि राहुल गांधी संसद में माफी मांगे। इसकी काट में कांग्रेस ने अडानी मामले की जेपीसी जांच का मुद्दा उठाया हुआ है। इस टकराव के चक्कर में संसद के 7 दिन बीत गए, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। आज भी संसद में हंगामा ही हुआ। विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद की पहली मंजिल पर बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की यह रणनीति भी कारगर होती नहीं दिख रही, क्योंकि एक तो अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है, दूसरी बात भ्रष्टाचार के मामले में खुद ही विपक्ष में बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। ताजा मामला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का है, जिनका दिल्ली की शराब नीति के मामले में नाम आया था। के कविता से 3 बार ईडी की लंबी पूछताछ हो चुकी है। कल उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हुई है। के कविता से ईडी ने पुराने फोन भी मंगवाए थे, जिनको लेकर आरोप है कि फोन शराब नीति के मामले में इस्तेमाल किए गए। के कविता पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने अपने पुराने फोन नष्ट किए थे। इसलिए आज जब के कविता ईडी से पूछताछ के लिए जा रही थी, तो उन्होंने 2 बैग लहराए, जिसमें कई सारे फोन थे। फोन दिखाने का मकसद यह बताना था कि उन्होंने कोई फोन नष्ट नहीं किया, सभी फोन संभाल के रखे हैं। जबकि मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई कोर्ट के अंदर कह रही है कि ये भाई साहब ने 3-3 महीने में फोन नष्ट कर दिया। ऐसा कौन करता है?